4-5 बार मना करने के बावजूद वो आदमी नहीं मान रहा था। बस अमिताभ ने अचानक ही उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और उसे, जैसा कि मैंने आपसे मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की ज़िंदगी की पूरी कहानी वाले वीडियो में वादा किया था कि मैं आपको मशहूर फिल्म लेखक यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई रेखा की बायोग्राफी रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी के जरिए अमिताभ बच्चन और रेखा की अनटोल्ड लव स्टोरी सुनाऊंगा। तो आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रेखा के लिए अमिताभ बच्चन ने क्यों एक आदमी को पकड़कर नंगा कर लथेड़ लथेड़ कर पीटा और आखिर कैसे कलकत्ता में शुरू हुई अमिताभ बच्चन और रेखा की ये अमर प्रेम कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है साल 1972 की। रेखा को बॉलीवुड में अपना डेब्यू किए हुए तकरीबन 3-4 साल का वक्त बीत चुका था, मगर रेखा अब तक बम्बई में होटल अजंता के रूम नंबर 115 में ही रह रही थी। साल 1972 में रेखा ने जुहू के बीच अपार्टमेंट्स में अपने लिए एक फ्लैट खरीदा। बीच अपार्टमेंट के जिस फ्लैट में रेखा रहा करती थी, उसी बीच अपार्टमेंट्स में रेखा के फ्लैट के 2 माले ऊपर वाले फ्लैट में मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस जया भादुरी रहा करती थी। वैसे तो जया भादुरी उम्र में रेखा से थोड़ा बड़ी थी, मगर चूंकि इन दोनों का पेशा एक ही था, इसी वजह से रेखा और जया भादुरी एक दूसरे की पक्की दोस्त बन गईं, एक दूसरे की पक्की सहेलियां बन गईं। रेखा प्यार से जया भादुरी को दीदी भाई कहकर बुलाती थी और जया भादुरी सच में एक बड़ी बहन की ही तरह रेखा को उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके कैरियर के लिए महत्वपूर्ण सलाहें दिया करती थी। रेखा अक्सर वक्त बिताने के लिए जया भादुरी के फ्लैट में चली जाया करती थी और एक दिन जया भादुरी के ही फ्लैट में रेखा की मुलाकात हुई जया भादुरी के बॉयफ्रेंड अमिताभ बच्चन से। अमिताभ बच्चन जो कि मशहूर कवि हरवंश राय बच्चन के बेटे थे और उन दिनों बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अमिताभ बच्चन के लिए ये बहुत ही बुरा समय था। जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया था वो फिल्में कुछ खास सफल नहीं हुई थी और उन्हें नई फिल्में मिल नहीं रही थी। उस वक्त जया भादुरी अमिताभ बच्चन से बड़ी स्टार थी और कहा जाता है कि उस वक्त जया भादुरी खुद अमिताभ बच्चन का नाम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को रिकमेंड करती थी अपनी फिल्मों में साइन करने के लिए। मशहूर एक्टर डायरेक्टर महमूद की ऑफिशियल बायोग्राफी लिखने वाले मशहूर फिल्म लेखक हनीफ ज़वेरी बताते हैं कि महमूद के भाई अनवर और अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे दोस्त थे और अनवर अक्सर अमिताभ बच्चन को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाया करते थे, जिसमें अमिताभ बच्चन, जया भादुरी और अनवर ये फ्रंट सीट पर बैठते थे और रेखा कार की बैक सीट पर बैठी होती थी और रास्ते भर ये सब आपस में बातें करते रहते थे। अगले ही साल 1973 में अमिताभ बच्चन और जया भादुरी स्टारिंग फिल्म जंजीर रिलीज़ हुई, सुपर डुपर से भी ऊपर हिट हुई और इस फिल्म से बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन के तौर पर पहचान बन गई। जंजीर के सुपरहिट होने के कुछ दिनों बाद ही अमिताभ बच्चन और जया भादुरी ने शादी कर ली। 3 जून सन 1973 को होने वाली अपनी शादी में जया भादुरी ने अपनी पक्की सहेली रेखा को बुलाया तक नहीं, जिससे रेखा को बहुत तगड़ा झटका लगा। अपने एक इंटरव्यू में रेखा ने जया की इस हरकत पर नाराज़गी जताते हुए जया को बहुत बुरा भला भी कहा था। रेखा ने कहा था कि एक वक्त था जब मैं सोचती थी कि जया बहुत अच्छी है, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती थी, मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी, मुझे बहुत अच्छी और प्यारी सलाहें दिया करती थी। मगर अब मैं समझ गई कि जया का मकसद केवल दूसरों को डोमिनेट करना होता है, वो भी तब तक के लिए ही जब तक के लिए उसका मन करे। उन्हीं दिनों मशहूर फिल्मकार दलाल गुहा अपनी नई फिल्म दो अनजाने के स्क्रीन प्ले पे काम कर रहे थे। इस फिल्म में हीरो के तौर पर उन्होंने अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया था, मगर हीरोइन उन्हें कोई मिल नहीं रही थी। मुमताज, शर्मिला टैगोर और जीनत अमान जैसी मशहूर एक्ट्रेसेस इस फिल्म को करने से मना कर चुकी थीं, क्योंकि यह किरदार ज़रा वैम्पिश था। आखिर में कहीं हाँ न सुनने के बाद दलाल गुहा ने इस रोल के लिए रेखा को अप्रोच किया। शुरू में रेखा ने भी इस रोल को करने में बेमनी जाहिर की, मगर फिर दलाल गुहा के बहुत समझाने पर रेखा मान गई। जब रेखा को मालूम हुआ
कि इस फिल्म में उनके अपोजिट हीरो अमिताभ बच्चन हैं तो वो बहुत शॉक्ड हो गई, क्योंकि एक तो उस वक्त की अनऑर्गेनाइज्ड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन के प्रोफेशनलिज्म, उनके डिसिप्लिन, उनकी सिंसियरिटी की बहुत चर्चा थी। दूसरी बात ये कि अमिताभ बच्चन दीदी भाई जया बच्चन के पति थे। फिल्म दो अनजाने की पूरी यूनिट डरी हुई थी इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले, क्योंकि एक तरफ अमिताभ बच्चन थे जो कि अपनी पंक्चुअलिटी, अपने डिसिप्लिन और काम को लेकर अपनी सीरियसनेस के लिए विख्यात थे, तो दूसरी तरफ थी रेखा जो कि अपनी इनपंक्चुअलिटी, अपने इनडिसिप्लिन और काम को लेकर अपनी अनसीरियसनेस के लिए कुख्यात थी। अमिताभ हमेशा सेट पर टाइम से आते, अपने किरदार की बारीक बारीकियों को समझते, डायरेक्टर के साथ अपने कैरेक्टर पर चर्चा करते, सही से अपनी लाइनें याद करते, अपनी सीन्स की रिहर्सल करते, शूट करते और शूट के बाद भी उनका प्रोफेशनलिज्म जारी रहता। जब पैकअप के बाद वो किसी पार्टी में न जाकर सीधे टाइम से घर चले जाते और अगले दिन टाइम पर सेट पे वापस आते। रेखा ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। रेखा तो अमिताभ बच्चन के साथ काम करते वक्त इतना नर्वस हो जाया करती थी कि अमिताभ को अपने सामने देखते ही रेखा अपने डायलॉग्स भूल जाया करती थी। इसी वजह से एक बार अमिताभ ने अपने ही अंदाज और अपनी ही आवाज़ में रेखा से कहा, सुनिए ज़रा डायलॉग्स याद कर लीजिएगा। यासिर उस्मान अपनी किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन के प्रोफेशनलिज्म, उनकी सिंसियरिटी, उनकी डेडिकेशन ने रेखा को पूरी तरह से जीत लिया। अमिताभ रेखा पर पूरी तरह से छा गए। रेखा अमिताभ बच्चन से पूरी तरह से प्रभावित हो गई। रेखा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में एक बार बताया था कि इससे पहले मैं किसी ऐसे इंसान से कभी नहीं मिली थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सारी क्वालिटीज़ केवल एक इंसान में कैसे हो सकती हैं। अमिताभ बच्चन से पूरी तरह प्रभावित होने का प्रभाव अब रेखा पर भी पड़ने लगा, जिसके तहत रेखा भी अब सेट पर टाइम से आने लगी, अपने किरदार की बारीक बारीकियों को समझने की कोशिश करने लगी, डायरेक्टर से अपने कैरेक्टर पर चर्चा करने लगी, सही से अपनी लाइनों को याद कर अपनी सीन्स की रिहर्सल करने लगी, अपने काम को सीरियसली लेने लगी। और फिल्म दो अनजाने की पूरी यूनिट रेखा के बर्ताव में अचानक आए इस बदलाव से अचंभे में थी। फिल्म दो अनजाने का एक बहुत बड़ा भाग कलकत्ता में शूट किया गया था। इसी वजह से फिल्म दो अनजाने की पूरी यूनिट तकरीबन 1 महीने तक कलकत्ता में ही रुकी रही। इस 1 महीने के दौरान रेखा और अमिताभ बच्चन ने एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताया। रेखा के लिए कलकत्ता बहुत ही नया शहर था, मगर चूंकि अमिताभ एक्टर बनने से पहले कलकत्ता में बर्ड्स एंड कंपनी नाम की एक शिपिंग फर्म में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर तकरीबन 8 साल तक काम कर चुके थे, इसीलिए अमिताभ कलकत्ता के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। शूट खत्म होने के बाद अक्सर शाम को अमिताभ बच्चन और रेखा साथ में शहर घूमने के लिए निकल पड़ते, जहां अमिताभ रेखा के सामने कलकत्ता की जगह जगह की खूबसूरती के साथ वर्णन किया करते और रेखा की नज़रें उन पर से हटती नहीं थी। यासिर उस्मान अपनी किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि कलकत्ता की खूबसूरत बारिश ने रेखा और अमिताभ बच्चन को एक दूसरे के करीब लाने में अपना अहम योगदान दिया। कलकत्ता में फिल्म दो अनजाने के इस 1 महीने की शूटिंग शेड्यूल में एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के दौरान ही अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच प्यार का सिलसिला शुरू हुआ। 1 जनवरी सन 1976 को फिल्म दो अनजाने रिलीज हुई। कुछ खास हिट तो नहीं हुई, मगर इस फिल्म में लोगों को रेखा का ये नया अवतार बहुत अच्छा लगा। दर्शकों और समीक्षकों ने रेखा के इस नए अवतार के लिए रेखा पर तारीफों की बौछार करनी शुरू कर दी और रेखा ने इन सब तारीफों का क्रेडिट दिया अमिताभ बच्चन को। यासिर उस्मान अपनी किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन रेखा के लिए हर उस चीज़ का सिंबल बन गए जिन्हें वो एक मर्द में चाहती थी। रेखा को अब धीरे धीरे अमिताभ बच्चन से प्यार होने लगा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो शादीशुदा थे। रेखा ने खुद एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो शादीशुदा थे। रेखा के मुताबिक एक गुलाब जो कि एक गुलाब है वो हमेशा एक गुलाब ही होता है। इसके बाद रेखा ने अपने आप में बदलाव करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी फिजिक पे ध्यान दिया। उस वक्त
वो ज़रा मोटी थी। रेखा ने डाइटिंग शुरू की, रोज़ योगा प्रैक्टिस की, रोज़ एक्सरसाइज की और अपने आप को पतला कर लिया। अपनी एक्टिंग स्किल को सुधारने के लिए रेखा ने अपनी हिंदी और उर्दू के प्रोनाउंसिएशन पर वर्क करना शुरू किया। अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए रेखा ने मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी के मेकअप मैन राम दादा को अपने मेकअप मैन के तौर पे हायर किया। यासिर उस्मान अपनी किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि रेखा ये पूरा मेकओवर इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के योग्य बनना चाहती थी। सन 1975 में जब इमरजेंसी लगी तब बहुत सी फिल्म मैगजीन्स पर सरकार ने बैन लगा दिया था। सन 1977 में जब यह इमरजेंसी हटी तब स्टारडस्ट, स्टार एंड स्टाइल, सिनेब्लिट्स जैसी तमाम मैगजीन्स ने एक साथ मिलकर अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया कि अमिताभ ने संजय गांधी के साथ अपनी करीबी का इस्तेमाल कर इमरजेंसी के दौरान उन सब पर बैन लगवाया था। अब इमरजेंसी हटने के बाद इन सभी ने मिलकर अमिताभ से बदला लेने की सोच ली। स्टारडस्ट, सिनेब्लिट्स, स्टार एंड स्टाइल इन सभी मैगजीन्स ने मिलकर अमिताभ बच्चन को अपनी मैगजीन्स में बैन कर दिया। अमिताभ बच्चन ने उल्टा इसका रिटेलिएशन किया। उन्होंने प्रेस को ही अपनी लाइफ और अपने फिल्म सेट से बैन कर दिया। यासिर उस्मान अपनी किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन और रेखा की नज़दीकियाँ और बढ़ने लगी। उन दिनों फिल्म मैगजीन्स में रेखा और अमिताभ बच्चन की गुप्त मुलाकातों की खबरें अक्सर छपा करती थी, मगर चूंकि फिल्म मैगजीन्स ने अमिताभ बच्चन पर बैन लगाया हुआ था तो अमिताभ का नाम कैसे छापा जा सकता था। इसीलिए उन दिनों मीडिया में अमिताभ बच्चन का नाम नहीं छपता था। उन दिनों फिल्म मैगजीन्स में अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार, लंबू जी या ही कहकर पुकारा जाता था। उन दिनों रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर के खूब किस्से फिल्म मैगजीन्स में छपा करती थी। जैसे एक बड़ा मशहूर किस्सा उस वक्त स्टारडस्ट, स्टार एंड स्टाइल, सिनेब्लिट्स सभी की बड़ी बड़ी मैगजीन्स में छपा था। जयपुर में फिल्म गंगा की सौगंध का प्रीमियर था। सामने लोगों की भीड़ थी। अमिताभ बच्चन, रेखा, फिल्म की पूरी यूनिट लोगों के सामने थी। भीड़ में एक आदमी रेखा पर कुछ भद्दी टिप्पणियां कर रहा था। 4-5 बार मना करने के बावजूद वो आदमी नहीं मान रहा था। बस अमिताभ ने अचानक ही उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और उसे खूब पीटा। कुछ इंटरनेट वेबसाइट्स तो यहाँ तक दावा करती हैं कि अमिताभ बच्चन ने उस आदमी को मार मार कर उसके कपड़े फाड़ दिए, वो लगभग नंगा सा हो गया। मीडिया में उस वक्त इस वाक्य का खूब बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ। ये बखेड़ा खड़ा हुआ कि अमिताभ बच्चन जो कि हमेशा काम डाउन रहते हैं, वो रेखा पर भद्दी टिप्पणी किए जाने पर इतना क्यों भड़क उठे कि भीड़ में घुसकर उस आदमी को कॉलर पकड़कर उसे लथेड़ लथेड़ कर मारने लगे। चल क्या रहा है। उन दिनों रेखा अपने इंटरव्यूज में अपने और अमिताभ बच्चन के अफेयर को लेकर खूब बातें किया करती थी। अपने और अमिताभ बच्चन के अफेयर को लेकर खूब हिंट्स दिया करती थी। यासिर उस्मान अपनी किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखते हैं कि रेखा पूरी तरह से प्यार में थी, होपलेसली प्यार में थी, मगर इस बात से अनजान थी कि अनजाने में उन्होंने उस पाथ पर अपने कदम बढ़ा दिए थे जिस पाथ पर कभी उनकी माँ पुष्पावल्ली ने अपने कदम रखे थे। आज उनकी माँ पुष्पावल्ली की किस्मत उनका दरवाज़ा खटखटा रही थी। रेखा ये भूल गई थी कि इस कहानी में उनके और अमिताभ बच्चन के अलावा भी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, और वो प्लेयर हैं रेखा की दीदी भाई अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन। जब रेखा और अमिताभ बच्चन की इस अमर प्रेम कहानी में जया बच्चन की एंट्री हुई तब कैसी महाभारत मची। क्या हुआ, क्यों जया बच्चन ने रेखा से कहा तुम कुछ भी कर लो रेखा, मैं अमिताभ को नहीं छोड़ूंगी। ये सब मैं आपको बताऊंगा रेखा और अमिताभ बच्चन की इस अनटोल्ड लव स्टोरी, इस अमर प्रेम कहानी के अगले पार्ट में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब इस अमर प्रेम कहानी का अगला पार्ट रिलीज़ हो तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे।